एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। आज चुनावी चर्चा में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टिकटों के ऐलान के बाद, खासकर कांग्रेस के टिकट के ऐलान के बाद सियासी दलों में क्या घमासान मचा है। एक दिन पहले ही कांग्रेस ने एमपी के 144 और छत्तीसगढ़ के लिए 30 नामों की घोषणा की, लेकिन सियासी दलों के लिए असल चुनौती तो अब शुरू हुई है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के अपने रूठ गए हैं। किसी ने प्रचार प्रसार ही बंद कर दिया तो कोई बागी हो गया। इस दौरान दल बदल का मौसम भी शबाब पे है। आज इस पर चर्चा करेंगे और तो आइए शुरुआत करते हैं चुनावी चर्चा की। तो नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए 144 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पहली लिस्ट में कई बड़े चेहरों को शामिल किया है। जिन दिग्गजों को टिकट दिया गया उनमें पूर्व सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का नाम भी शामिल है, जो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा रामनिवास रावत, डॉक्टर गोविंद सिंह, लाखन सिंह यादव का नाम भी शामिल है। लेकिन इसको लेकर के सवाल जवाब भी शुरू हो गए। यही हाल जो है छत्तीसगढ़ का भी है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह की बातें हुई। छत्तीसगढ़ के 30 नामों पर मोहर लगाई गई है। जिनको टिकट मिला उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, जिनको नहीं मिला वो रूठ गए हैं या बागी हो गए हैं। उधर कमलनाथ ने कांग्रेस के जीत का दावा किया है, साथ ही कहा है जो रूठे हैं उन्हें मना लिया जाएगा और आखिर में सब कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी, वह एमपी छत्तीसगढ़ चैनल के रेजिडेंट एडिटर अनुराग हैं हमारे साथ रायपुर से जुल्फी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, संजीव चौधरी भी जबलपुर से जुड़ गए हैं। अनुराग, मैं आपका विश्लेषण सुनने के लिए उत्सुक हूं, क्योंकि आपके अंगुलियों पे ये सारे नाम को आप जानते हैं, चेहरे से पहचानते हैं। मैं दिल्ली बैठ के इस पे ज्ञान नहीं देना चाहता, तो आपका ज्ञान सुनता हूँ आज। आप बताइए कांग्रेस लिस्ट का विश्लेषण। देखिए बाबा, कांग्रेस की लिस्ट बिला शक, मैं अगर कहना चाहूँ एक शब्द में, कांग्रेस की लिस्ट अच्छी है। दरअसल तमाम समीकरण इसी बात पर थे, बीजेपी के 136, क्योंकि बीजेपी के कंधे पर 18-20 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं वो इसी तरफ सोच रहे थे कि कांग्रेस की लिस्ट कैसी आती है। और अगर उन उम्मीदवारों के चेहरे या नाम पर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये लिस्ट बिला किसी शक के अच्छी लिस्ट कही जा सकती है। यानी जो भी इसमें इनके उम्मीदवार हैं वो बीजेपी को चुनौती देने का माद्दा रखते हैं। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बता दूं। जब इस विश्लेषण से पहले एक बड़ा मज़ेदार रोचक वाक़या है, जिसकी तरफ कुछ अखबारों ने भी आज इशारा किया था कि कांग्रेस बार बार कहती रही थी कि वो पितृपक्ष में अपनी लिस्ट जारी नहीं करेगी, और जब देवी पक्ष में यानी शारदीय नवरात्र के पहले दिन उसने लिस्ट जारी की तो लिस्ट जारी करने का वक्त भी 9:09 था और 144 लोगों की लिस्ट जारी की, यानी उसका कुल योग भी 9 आता है और नवरात्र भी 9 दिनों का होता है। कांग्रेस का कहना है कि वो शुभांक और तमाम ऐसी चीज़ों पर भरोसा रखती है और ये करना भी चाहिए, ऐसा उसका मानना है, क्योंकि सनातन में उनकी आस्था है। और आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस इस बार कुछ सालों से समझ में नहीं आ रहा है कि असली हिंदू होने की लड़ाई कौन लड़ रहा है, क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी कर्नाटक से बजरंगबली यहाँ पर भी आए। जब जबलपुर में प्रियंका गांधी पहली बार आई थी तो जगह जगह बजरंगबली के बड़े बड़े कटआउट, गदा रखी हुई थी और तमाम ऐसी चीज़ें। बीच बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में भी आपको भगवा रंग से दिख जाता है। तो इसके अलावा जो सबसे मज़ेदार बात यह है कि कई ऐसे बीजेपी के उम्मीदवार हैं जिसके सामने पूर्व बीजेपी के नेता हैं। जैसे जो लिस्ट मैंने बनाई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार बैजनाथ यादव, सुर्खी से जो सिंधिया के वफादार मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, उनके खिलाफ नीरज शर्मा, मुंगावली से राव यादवेंद्र सिंह और कटंगी से जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं बोध सिंह, वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो बीजेपी बार बार कहती रही है भाई भतीजावाद, तो बीजेपी की लिस्ट खुद भी अछूती नहीं है। भोपाल से ही उसके 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदारों को टिकट दिया और एक बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता को। लेकिन अगर कांग्रेस के भाई भतीजावाद की बात करें तो जो नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, उनके भांजे और उनकी समधन चंदा रानी गौर को खरगापुर से टिकट मिला है। वैसे खरगापुर से जो उमा भारती के भतीजे हैं उनको भी बीजेपी ने टिकट दिया है। आगे बढ़ते हैं तो अलीराजपुर से, जहाँ कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार एक ही परिवार से आते हैं,
हैं। पहली बार विधायक बने मुकेश पटेल अलीराजपुर से उम्मीदवार होंगे। उनकी भाभी जो सेना पटेल है उनको जोबट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। जो विक्रांत भूरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं उनको झाबुआ से उतारा गया है, यहाँ से उनके पिता विधायक थे। और मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहे हैं उनके बेटे पूर्व मंत्री भी हैं जयवर्धन सिंह और लक्ष्मण सिंह, उनके भाई, दोनों को टिकट मिला है। और उनके दूर के रिश्तेदार प्रियव्रत सिंह को भी खिलचीपुर से दोबारा टिकट मिला है। इसके अलावा खंडवा जिले में रूपाली नंदू बारे, ये कांग्रेस की दिग्गज नेता नंदू बारी की बेटी हैं। उन 2 बार चुनाव लड़ने के बाद असफल रही थी, फिर भी टिकट मिला है पंधाना से। और पूर्व विधायक राजनारायण सिंह पूर्णी के बेटे उत्तम पाल सिंह को मांधाता से टिकट मिला है। खरगोन से पूर्व डिप्टी सीएम जो थे सुभाष यादव, उनके बेटे पूर्व मंत्री सचिन यादव को टिकट मिला है। विजय लक्ष्मी साधो को महेश्वर से चुनाव लड़ रही हैं, जिसके पहले सीताराम साधो जो उनके पिता 3 बार उस सीट को जीत चुके हैं। अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह पहले भी मंत्री रहे हैं, उनको टिकट मिला है। उनके मामा राजेंद्र सिंह को अमरपाटन से टिकट मिला है और कमलेश्वर पटेल सिहावल से उनको टिकट मिला है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के नेताओं में कांग्रेस का परिवारवाद चला है, जो बीजेपी से आयातित नेता या दूसरे दलों से आए हैं उनके परिजनों को भी टिकट मिला है। जैसे गुना जिले की बामौरी सीट पर जो पूर्व मंत्री थे और पूर्व बीजेपी विधायक कन्हैयालाल अग्रवाल, उनके बेटे ऋषि अग्रवाल को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। और पिछोर के 6 बार के जो मौजूदा विधायक हैं केपी सिंह कक्काजू, उनको शिफ्ट किया गया और उनकी सीट पर भी बीजेपी के एक आयातित नेता के रिश्तेदार को टिकट मिला है। जो कंजारे हैं उनकी भी पत्नी को टिकट मिला है। तो तमाम ऐसे कई नेता हैं जो दूसरे दलों से आयातित आए हैं, उनके परिजनों को भी टिकट मिला है। एक और अहम बात हमने देखा कि राहुल गांधी कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से भी पूछ रहे थे कि यहाँ पर मौजूद कितने पत्रकार, कैमरामैन नहीं, कितने पत्रकार ओबीसी हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग आयोग है खुद बताता है कि 48% से ज़्यादा ओबीसी आबादी है और जो एक मोटा मोटी अनुमान है कि 53% से ज़्यादा मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी है। तो कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में लगभग 27% ओबीसी को टिकट दिया है, जो पहली लिस्ट आई है, और बीजेपी ने लगभग 29% ओबीसी को दिया है, जो बीजेपी की 4 लिस्ट आई है। बीजेपी ने 136 नामों का ऐलान किया, कांग्रेस ने 144 नामों का ऐलान किया है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस लिस्ट को अगर आप चीर फाड़ करेंगे तो इस पर चर्चा करने के लिए आप बाध्य हो जाएंगे, चाहे परिवारवाद हो, चाहे ओबीसी की नुमाइंदगी हो, चाहे कुछ और जो शुभ मुहूर्त या सॉफ्ट हिंदुत्व की बातें हो। बाबा जी, अब जरा जुल्फी के पास चलेंगे। जुल्फी, आप बताएं छत्तीसगढ़ के लिस्ट में क्या चीज़ है जो कि लोगों को जाननी चाहिए। ये तो अनुराग बता रहे थे मध्य प्रदेश की। संजीव जी, आपके पास भी आऊँगा, पहले छत्तीसगढ़ एक बार चलते हैं जुल्फी के पास। बाबा, छत्तीसगढ़ की जो पहली लिस्ट आई है वो बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है और कुछ जो लिस्ट आई है उसमें ये अनुमान भी लगाया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ के जो मौजूदा मंत्री हैं उन सभी को टिकट दे दी जाएगी। हालांकि ये बातें पहले बाबा निकल कर आ रही थी कि 1-2 मंत्री की टिकट कर सकती है, तो उनमें से कांग्रेस ने सिर्फ एक मंत्री की टिकट जो है अहिवारा से जो मंत्री हुआ करते थे रुद्रगुरु, उनकी टिकट बदलकर नवागढ़ से दे दिया है। तो मुख्यमंत्री समेत 13 जो मंत्री हैं उन्हें मैदान में उतार दिया है। ये सबसे बड़ी खास बात के तौर पे देखें। और सबसे बड़ा जो विषय एक और है वो ये है कि पहली ही लिस्ट में, क्योंकि जो काम कांग्रेस के लिए सबसे मुश्किल काम है उस काम को कांग्रेस ने करके दिखाया है। 8 मौजूदा विधायकों की टिकट काट के नए लोगों को उस जगह पे दिया है। हालांकि देवती कर्मा की टिकट काटने के बाद उनके बेटे को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो 7 लोग जो हैं नए मैदान में आए हैं, जिनमें से एक पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज हैं। जब वो विधानसभा चुनाव जीते थे, फिर उसके बाद लोकसभा लड़ाए गए, उस जगह पे राजमन बेंजाम चित्रकूट से कांग्रेस की सीट से जीत के आए थे, लेकिन वो उनकी टिकट काट के फिर से पीसीसी अध्यक्ष को दिया गया। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 7 सिटिंग एमएलए की टिकट काटी है। इसके पहले कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनसे बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि कांग्रेस के लिए टिकट वितरण में सबसे बड़ी जो मुश्किल वाली बात है बाबा, वो ये है कि मौजूदा विधायकों की टिकट कैसे काटें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 71 कांग्रेस के विधायक हैं और बड़ी संख्या में अगर कांग्रेस के विधायकों की टिकट काट देते हैं तो आने वाले वक्त में वो विधायक किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उसमें कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। और ऐसा भी कुछ छत्तीसगढ़ में चल रहा है। टिकट वितरण के पहले कांग्रेस के कद्दावर विधायक हैं जो सरगुजा से आते हैं, उनके आवास में कई सारे
विधायकों की बैठक होती है और ये संख्या ये कही जा रही है कि 20 से ज़्यादा ऐसे विधायक हैं जो एक दूसरे के संपर्क में हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि अगर सबकी टिकट कट जाती है तो ये आम आदमी पार्टी से संपर्क कर सकते हैं, जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ से संपर्क कर सकते हैं या बसपा से संपर्क कर सकते हैं, जिसका जहाँ पे ज़्यादा जनाधार है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी इस बात का ही इंतजार कर रही है। हालांकि उसकी अभी तक की जो टिकट वितरण हुआ है, जो लिस्ट आई है, उस लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने उन जगहों पर ही अपने प्रत्याशी उतारे हैं जहाँ पे कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक हैं या कांग्रेस के बड़े लीडर हैं जिनकी टिकट वहाँ से पक्की थी, और आम आदमी पार्टी ने उस जगह पे अपने आप को रोक के रखा है जहाँ पे उसको उम्मीद थी, जो अंदरूनी खबरें आ रही थी कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की टिकट कट सकती है। तो ऐसे प्रत्याशियों की जगह ऑलरेडी खाली है। जैसे अब अगर हम बात करें कि बिलाईगढ़ से चंद्रदेव राय हैं, उनकी भी टिकट कटने की संभावना है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी की अभी खाली है। दीपक बैज के खिलाफ की अगर बात करें तो राजमन बेंजाम अगर लड़ना चाहेंगे क्योंकि उनके करीबी हैं, तो चित्रकूट में भी आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। तो इस लिस्ट के बाद जो है छत्तीसगढ़ के जो सियासी समीकरण हैं वो बदलते नज़र आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साफ कह चुके हैं कि जीतने वाले कैंडिडेट को ही कांग्रेस ने टिकट दी है और जिनकी टिकट कटी है सरकार बनने के बाद उन सबको एडजस्ट किया जाएगा। मतलब ये कहें कि सभी को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुश्किल यही है कि अभी 60 प्रत्याशियों की लिस्ट और आनी है और कांग्रेस के और विधायकों की अगर टिकट कटती है तो उनके बीच में सामंजस्य बैठाना कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल कदम होगा। जी बाबा, जरूर जरूर। और क्या जो मध्य प्रदेश की बात कर लें तो क्या कहना है कमलनाथ का कि जब उनसे पूछा गया कि कुछ लोगों के टिकट काट जो नहीं मिले हैं वो विरोध कर रहे हैं, तो क्या कहना था कमलनाथ का, ये सुनाते हैं आपको। पहले कैसे मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बनाया गया है, ये आज सबको एहसास हो रहा है। सर, बीजेपी कह रही है कि परिवारवाद आरोप लगा रही है कि तमाम जो नेता हैं उनके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को टिकट दिया। बीजेपी अपनी चिंता करे, हमारी चिंता छोड़े। कुछ जगहों पर लोग नाराज हो रहे हैं। देखिए 4000 लोगों ने दावेदारी करी थी, अब 4000 को तो टिकट मिल नहीं सकता, मिलता तो एक ही है, तो इसमें से कुछ तो निराश होंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो अंत में कांग्रेस का काम करेंगे। 65% हमने 50 साल से कम लोगों को टिकट दिया है, 16 महिलाओं को दिया है, इससे और क्या अच्छा हो सकता है। सर, आज भी बड़ी संख्या में दावेदार पहुंच रहे हैं और बीजेपी के कुछ नेता शामिल हो सकते हैं आज। देखिए हो सकते हैं, पीसीसी में उन्होंने कहा जो आना चाहते हैं आ जाए, बहुत सारे आना चाहते हैं। अब इसके साथ ही ग्वालियर से भी बात कर लेते हैं। ग्वालियर ग्रामीण से दावेदारी रखने वाले युवा कांग्रेस नेता केदार कंसाना ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। अब केदार कंसाना ने दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बता दें आपको कि ग्वालियर ग्रामीण से पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर साहब सिंह गुर्जर को जब टिकट दिया, जिन पे आरोप लगाते हुए कंसाना ने कहा कि जिन्होंने सर्वे किया उन्होंने ही सर्वे दबा दिया। तो यहाँ पर भी एक कंट्रोवर्सी ग्वालियर में शुरू हो गई है। क्या कहना है ग्वालियर के रेबल कैंडिडेट का, वो सुनाते हैं आप। देखिएगा, मैं 22 साल से कांग्रेस पार्टी का सदस्य, मैं पार्टी की सेवा कर रहा था। पार्टी से 2013 में टिकट मांगा, 2018 में टिकट मांगा, 2023 में टिकट मांगा, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इतना काम 14 ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा जो है भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहां पोलिंग पर लड़ने के लिए हमने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया, उनको खड़ा किया। इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दे पाई, तो मुझे ऐसा लगा कि अब इसमें अपना भविष्य बचा नहीं है, इसलिए मैंने आज पार्टी से इस्तीफा दिया। तो आप सुन रहे थे कि इनको टिकट नहीं मिला है, तो उन्होंने फैसला कर दिया है कि अब वो चुनाव लड़ेंगे। अब किधर जाएंगे ये अभी उन्होंने नहीं बताया। संजीव चौधरी जी के पास चलते हैं। संजीव जी, ये जो टिकट के बाद हर पार्टी में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, आपका क्या अनुमान है, आपका क्या विश्लेषण है कांग्रेस की लिस्ट को लेकर के? बाबा, अभी महाकौशल में तो इस तरह की कोई ना तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट आने के बाद और कांग्रेस के आने के बाद भी कोई विरोध के स्वर बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं पड़ रहा है। थोड़ा बहुत असंतोष तो है, लेकिन इस बार पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि अभी तक पार्टियों के पर्यवेक्षक आते थे और सर्वे कराए जाते थे, लेकिन जब टिकटें बढ़ती थी तो ऐसा लगता नहीं था कि इस तरह से किसी तरीके का कोई ध्यान रखा जाता है। नेताओं के अपने अपने लोगों को टिकट मिलती थी। जैसा अभी अनुराग द्वारी साहब बता रहे थे कि इस बार जब हम लोगों ने टिकट का विश्लेषण किया
तो वाकई ऐसा लगा कि बहुत बैलेंस टिकट बांटी गई है कांग्रेस की तरफ से। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि जो सर्वे की रिपोर्ट्स आए थे उसको बहुत ध्यान रखा गया है। उसका एक उदाहरण जबलपुर की सिहोरा की एक टिकट है। जबलपुर में सिहोरा जो क्षेत्र है वहाँ नंदिनी मराबी भारतीय जनता पार्टी से पिछले 3 चुनाव से जीतते आ रही थी, लेकिन इस बार एक बिल्कुल NSUI की जो एक नई नेत्री है, एक नेता है NSUI की, युवा नेत्री को टिकट दिया गया है और उसके बारे में उसको भी आश्चर्य हुआ कि उसे टिकट मिला है और पार्टी ने विश्वास किया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये सर्वे का ही नतीजा था। इसी तरह से कुछ महाकौशल में अभी भी सीटों को कांग्रेस ने अभी होल्ड पे रखा है, जो जैसे 90 सीटें अभी आनी बाकी हैं, उसके कारण जबलपुर की भी कुछ सीटों को होल्ड पे रखा गया है। आसपास बालाघाट सिवनी की भी सीटों को होल्ड पे रखा गया। तो उन पर जो सर्वे और जो अभी वहाँ से जो फीडबैक मिल रहा है उसको देखकर अब टिकट दी जा रही है। मतलब इस बार हर तरह से कांग्रेस ये चाह रही है कि उसका कोई भी कैंडिडेट कमज़ोर ना हो और उसे कहीं से भी हार का सामना न करना पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतने दिग्गज और इतने महत्वपूर्ण नेताओं को दांव पे लगा दिया है कि अब कांग्रेस को ये लग रहा है कि यदि उसका कोई भी कैंडिडेट कमज़ोर हुआ तो वो परेशानी में आएंगे। जबलपुर सीट में एक और है, कांग्रेस के जो नेता हैं राकेश सिंह, मुख्य सचेतक है, वो 4 बार के सांसद हैं, 4 लाख वोटों से जीते हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रहे तरुण भनोट को कैंडिडेट बनाया। पिछली बार भी तरुण भनोट 2 बार से उसी सीट से जीत रहे हैं। तो इतना रोचक मुकाबला हो गया है बाबा, इतना रोचक मुकाबला हो गया है कि 4 बार का सीधा जीता सांसद, 4 लाख वोटों से जीता सांसद और 2 बार से उसी जगह से विधायक बने तरुण भनोट जो पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं। तो रोज अगर कोई चर्चा है तो जबलपुर पश्चिम सीट की चर्चा है। वो जनता के बीच में भी है, पान के टपरों में भी है, बड़ी बड़ी पार्टियों में भी है और पत्रकारों के बीच में भी है। चलिए, अगर कोई सीट है तो वो है जबलपुर पश्चिम। चलिए, बहुत मजेदार मुकाबला होगा। अनुराग, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाह रहे थे? बाबा, मैं दरअसल जो सुबह हमारी और आपकी बात हो रही थी आम आदमी पार्टी को लेकर या समाजवादी पार्टी को लेकर या बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को लेकर, तो इसको लेकर मैं कहना चाह रहा हूँ कि किस तरह से जैसे अभी कमलनाथ ने जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब उनसे पूछा गया समाजवादी पार्टी की लिस्ट को लेकर और उनकी लिस्ट को लेकर या इंडिया गठबंधन को लेकर के, तो कमलनाथ ने कहा कि वो तो राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन फिर आगे उन्होंने ये भी जोड़ा कि समाजवादी पार्टी अच्छा है कि बीजेपी को हराने के लिए काम कर रही है, लेकिन लगता है कुछ पेंच ज़रूर फंस गया है, क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर नामों का ऐलान किया था और अब लगभग 9 सीटों पर उसने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी पहले ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है और दोनों मिलकर 230 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 178 पर बहुजन समाज पार्टी और 52 पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। तो अब बड़ा सवाल ये है, खास करके एक सीट पर चूंकि समाजवादी पार्टी के विधायक पहले रहे हैं, वहाँ से भी कांग्रेस ने भी अपने नाम का ऐलान कर दिया है, तो 4 सीटें ऐसी हो गई हैं जहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। तो इंडिया गठबंधन को लेकर के जो कमलनाथ ने अभी कहा कि वो तो राष्ट्रीय स्तर पर है, यानी अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, यहाँ पर थोड़ा असमंजस हो गया है और यही हाल लगभग आम आदमी पार्टी और बाकी दलों को लेकर भी है जो इस चुनाव में, राज्य के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। देखिए, इसको सिर्फ आप सीटों के नज़रिए से मत समझिए। दरअसल बहुजन समाज पार्टी का अमूमन जो वोट प्रतिशत है वो 7 से 8% है। बुंदेलखंड का इलाका हो, उत्तर प्रदेश से सटे इलाके हों, यहाँ पर उसका अच्छा खासा प्रभाव भी है, विंध्य में या बुंदेलखंड में। तो कहीं ऐसा ना हो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के जो यहाँ पर 2 मुख्य दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों का खेल बिगाड़ दें, उस सूरत में जब बहुत नज़दीकी मुकाबला होगा। क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा है कि 10 सीटों पर हार जीत का अंतर 500 वोटों से भी कम रहा है और लगभग 25 ऐसी सीटें थी जहां पर हार जीत का अंतर 5000 से 1000 वोट के बीच में था। तो ऐसे जगहों पर बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी क्या असर दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारने और तनातनी और नाराज़गी से राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन पर इसका क्या असर पड़ेगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन राज्य में जिस तरह से बयान आ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, उसको लेकर के कम से कम विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन का भविष्य है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक कंफ्यूजन की स्थिति है। इंडिया गठबंधन के अलग अलग घटक दल जब आपस में विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ उतर रहे हैं तो एक जो है एक कंफ्यूजन की स्थिति जरूर बन गई है। आप लोग बने रहिए। एक अगले